हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए 9 और 8 डेज ही रिमेनिंग है। तो इसीलिए मैं जो अभी से जो सारे लेक्चर्स ले रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, सारे लेक्चर्स में मैं आपको BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं पेपर्स आपको सॉल्व करवा रही हूँ। सो आज के सेशन में हम 2021 का जो आपका पेपर है BHU रीड का रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए, तो हम वो पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको बेसिकली 2 पार्ट्स में पेपर सॉल्व करवाती हूँ। तो आज के सेशन में हम BHU रीड के 2021 पेपर का पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं रिसर्च मेथडोलॉजी के लिए, जिसमें मैं आपको आज के सेशन में 20 MCQ सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो आपको अच्छी तरीके से सारे MCQs को देख लेना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सारी चीजें मैंने इस सेशन में आपको डिस्कस करा है, सारे सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे होगे, आपके एग्जामिनेशन के लिए 8 डेज रिमेनिंग है। अगर आप प्रॉपरली डेज काउंट करते हो तो 8 डेज रिमेनिंग है। तो मैं आपको बता दूं, इन 8 डेज में भी हम आपको रिसर्च मेथडोलॉजी का रिवीजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिसर्च मेथडोलॉजी, जैसे कि आपको पता है, 40 MCQs आपको पूछा जाता है रिसर्च मेथडोलॉजी पर, जो कि 120 मार्क्स के लिए आपको होता है। तो 120 मार्क्स आपके हाथ में है। जैसे कि मैं आपको कहती हूँ, 40 में से 35 से 37 जो MCQs है डायरेक्टली हमारे इस रिवीजन पैकेज से आने के चांसेस होते हैं। ज़्यादातर चांस, जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, 35 से 37 क्वेश्चंस हमारे इसी पैकेज से आते हैं। तो इस पैकेज से आपको नोट्स रीड करना है। जैसे आप नोट्स रीड कर रहे हो, 2 to 3 नोट्स आपको डेली रीड करना है। उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आप मॉक टेस्ट सॉल्व करिए। उस तरीके से आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। हर एक मॉक टेस्ट में 40 MCQs है। तो इस तरीके से आपके 400 MCQs यहाँ पर आप सॉल्व करते हो, डेली आपकी प्रैक्टिस होती है। और ये हमारा जो है, ये रिविजन पैकेज है, जिसमें हमने रिविजन PDF है, जिसमें हमने 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने इस PDF में कवर करे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इस कंटेंट से मैंने आपसे कहा 35 से 37 MCQs आपको डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से पूछा जाएगा। दोनों लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिलता है। हमारा बायलिंगुअल लैंग्वेज, इंग्लिश में भी मिलेगा, आपको हिंदी में भी मिलेगा। और ये रिविजन पैकेज से कंपलसरी 35 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आते हैं, ये हम आपको गारंटी देते हैं। और ये इस पैकेज की आप प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ अगर आप 5 डेज स्पेंड करते हो, तो 5 डेज में भी आप इस रिविजन पैकेज के थ्रू आप रिविजन कर सकते हो, आपका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो रिवीजन पैकेज को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा। और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। सो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपके लिए पेपर ओपन कर चुका है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर डेट लिखा है 11 अप्रैल 2021 के दिन ये आपका एग्जाम हुआ था। 2021 सेशन के लिए 11 अप्रैल को एग्जाम हुआ था और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। तो इस पेपर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसर्च मेथडोलॉजी सेक्शन है और यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन को एक दो बारी रीड करना है आपको अच्छी तरीके से, आपको समझ जाएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो डैश रिफर्स टू inferring about the whole population based on the observations made on small part। So ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले आपको ये समझना चाहिए। क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि ऐसे ऑब्जर्वेशन जो आप स्मॉल पार्ट को देखकर पूरी पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन है, ओके, पॉपुलेशंस तो लैक्स में होती है। जैसे आप किसी डिसीज पर स्टडी कर रहे हो, ओके, किसी फिनोमिना पर आप स्टडी कर रहे हो, तो आप पूरी पॉपुलेशन पर स्टडी नहीं करते, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा अमाउंट, बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, पर आप उस पर आप स्टडी नहीं कर सकते। बहुत टाइम हो जाएगा, बहुत टाइम आपको लग जाएगा पूरी पॉपुलेशन पर अगर आप स्टडी करते हो। तो आप क्या करते हो, पॉपुलेशन में से सैंपल्स को आप सिलेक्ट करते हो। अब इन सैंपल्स पर आप स्टडी करते हो, ठीक है। अब मान लीजिए पॉपुलेशन आपकी लैक्स में है और सैंपल्स आपके हंड्रेड्स में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सैंपल्स पर स्टडी परफॉर्म करोगे और उससे आप कुछ ऑब्जर्व करोगे। मान लीजिए इस पॉपुलेशन में कोविड बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो यहाँ पर आपने सैंपल्स पर स्टडी करा और आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर रहे थे लोग।
तो उस वजह से कोविड ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने क्या कर दिया, पूरे पॉपुलेशन पर अप्लाई करा, यानी स्मॉल पार्ट पर आपने ऑब्जर्वेशन किया, आपने रिसर्च की और उसी को आपने एक लार्ज आपकी होल पॉपुलेशन पर आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस इन्फेरेंस को हम कहते हैं इंडक्टिव इन्फेरेंस, याद रखना है, इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इन्फेरेंस। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया जा रहा है, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च मीन्स। तो यहाँ पर आपको देखना है एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब क्या होता है, यानी पोस्ट यानी जो हो चुका होता है, एक्स यानी पुराना, यानी जो भी इवेंट होता है, जो भी मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो गया, उसके बाद आप रिसर्च कैरिड आउट करते हो, तो उस रिसर्च को हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्वे द रेस्पोंडेंट्स are interested to discuss the recent private cellular schemes, but the surveyor asked them about BSNL landline service. What type of error will it be lead to? So यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है बेसिकली, और हमें पूछ रहा है कि ये कौन सा एरर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगेन। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एक सर्वे करवाया गया, ओके, सर्वे जैसे जिसमें डेटा कलेक्ट करने के लिए सर्वे करवाया जाता है, ओके। तो सर्वे करवाया गया जिसमें जो रिस्पोंडेंट्स थे वो इंटरेस्टेड थे, ओके, रिस्पोंडेंट इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर याद रखिएगा नॉन रिस्पॉन्स एरर नहीं आ सकता, क्योंकि नॉन रिस्पॉन्स एरर किस केस में आता, जब रिस्पोंडेंट जो है वो इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन इस केस में आपके जो रिस्पोंडेंट्स है वो इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, आपको क्वेश्चन पढ़कर आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन हमें क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो रिस्पोंडेंट्स क्या है यहाँ पर, इंटरेस्टेड है किस चीज को डिस्कस करने में, प्राइवेट सेल्यूलर स्कीम। प्राइवेट सेल्यूलर स्कीम मतलब आपके जो मोबाइल फोन्स होते हैं, ओके, सबका अपना अपना प्राइवेट मोबाइल फोन्स होता है, जो उसमें जो सेल्यूलर स्कीम्स होते हैं, यानी आपके जैसे सिम कार्ड है, आपका जो रिचार्ज पैकेज है, जियो का, एयरटेल के, सारे अलग अलग सारे के स्कीम्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वे करा रहा था, जो रिसर्चर था, यहाँ पर रिसर्चर को किस बारे में जानना था, लैंडलाइन सर्विस के बारे में, ठीक है। और रिस्पोंडेंट किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, किस बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो आपका प्राइवेट मोबाइल फोन होता है। तो यहाँ पर जो डिफरेंट क्या हो गया, यहाँ पर टॉपिक पर लोग डिस्कस करने लगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक जिस पर रिसर्च करना था एक्चुअल इस पर तो नहीं हो रहा है, किसी और चीज पर हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिलेक्शन एरर हो गया, क्योंकि सिलेक्ट ही हम रॉन्ग कर रहे हैं। तो इस एरर को हम कहते हैं सिलेक्शन एरर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शंस दिया है इस क्वेश्चन में वो इनकरेक्ट है, ओके। लेकिन क्वेश्चन हम रीड करते पहले, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन टिपेट टेबल आर। तो यहाँ पर टिपेट टेबल क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, और टोटल टिपेट टेबल्स में कितने नंबर्स होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर जो एग्जामिनर ने जो ऑप्शंस दिए थे, ये सारे जो ऑप्शंस है ये इनकरेक्ट ऑप्शंस है, आपको ये समझ में आना चाहिए। सारे ऑप्शंस जो है इनकरेक्ट ऑप्शंस है, इसीलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया होगा उस टाइम, तो उनको फुल मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक्सप्लेनेशन डिजाइन कर रखा है। तो याद रखिएगा टिपेट टेबल क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो टिपेट टेबल जो है रैंडम नंबर्स टेबल कहते हैं हम। टिपेट टेबल क्या होता है, रैंडम नंबर्स टेबल, यानी एक ऐसा टेबल होता है जिसके मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम भी बताया, ऐसा टेबल होता है जिसमें सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। कितने नंबर्स होते हैं, 10,400, याद रखना है आपको, कंसिस्ट ऑफ 10,400 आपके यहाँ पर नंबर्स होते हैं, 4 डिजिट रैंडम नंबर्स होते हैं, याद रखना है आपको। तो बेसिकली ये टेबल ऐसा होता है जिसमें सारे रैंडम्स नंबर होते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, मुझे रिसर्च करना है, ठीक है। अब जब भी अगर ये टेबल नहीं होता और मुझे रिसर्च करने कहा गया होता तो मैं क्या करती, अब मेरे बेसिकली मुझे जो कन्वीनियंट लगता अपने हिसाब से 1 to 10 नंबर्स के बीच में ही मैं हर बार नंबर सेलेक्ट करती। तो इस केस में मेरे जो रिसर्च के रिजल्ट आते हैं और इस केस में जो मैं रिसर्च कर रही हूँ वो क्या हो जाती, बायस हो जाती। तो बायस नहीं हो रिसर्च, इसीलिए टिपेट टेबल ये यूज करा। टिपेट टेबल के हम क्या कहते हैं, टिपेट टेबल बेसिकली क्या होता है, एक रैंडम नंबर टेबल होता है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर्स होते हैं और रिसर्चर इनमें से कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट करते हैं और
उस टॉपिक पर उतना उनका नंबर्स होते हैं, उस पर रिसर्च परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है टेबल जो होता है उसमें बेसिकली कितने नंबर्स होते हैं, 10,400 नंबर्स होते हैं, और ये रैंडम नंबर टेबल कहते हैं इसे, क्योंकि इसमें सारे नंबर्स होते हैं और रिसर्चर्स में से कोई भी रैंडम नंबर चूज कर रिसर्च परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शंस गलत दे दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर 10,400 नंबर दिया है। 1 मिनट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 राइट होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर 10,400 दिया है और कहीं पर 41,000 कुछ 400 ऐसे कुछ नंबर है। तो आपको ये कंफर्म करना है। आई एम नॉट श्योर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको शायद हो सकता है। आप डिटेल में कहीं देख लीजिए, मैं आपको इसका बाद में एक्सप्लेनेशन दे दूंगी। जो भी हमारे बैच के स्टूडेंट्स हैं मैं इनका कंफर्म कर दूंगी एक बारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एंडोजीनियस वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज। एंडोजीनियस वेरिएबल क्या होते हैं? याद रखना है, एंडोजीनियस वेरिएबल आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। अब एंडोजीनियस वेरिएबल बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या होते क्या है ये, तो याद रखना है, एंडोजीनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो दूसरे वेरिएबल को, अदर वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और किस चीज में अफेक्ट करते हैं, वो इन सिस्टम ही रहते हैं, यानी आपके सिस्टम में ही होंगे। जैसे मान लीजिए आपको पता है हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल पर। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको अफेक्ट करता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को। अब हम जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो हमारा मेन फोकस किस पर होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल पर, क्योंकि हम यही देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम के ही जो वेरिएबल है, इन सिस्टम यानी आपके जो स्टडी के ही जो वेरिएबल है वही वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। तो इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, जिसे हम कहते हैं एंडोजीनियस वेरिएबल। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रिजेक्शन ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू लीड्स टू। जैसे कि हमने कल के सेशन में भी सेम क्वेश्चन सॉल्व करा था, यानी मान लीजिए अब 2021 में ये क्वेश्चन सेम आया था, 2022 में भी सेम रिपीट हुआ है। तो इस बारी हो सकता है आपको इस सेशन के लिए टाइप 1 पर नहीं टाइप 2 पर क्वेश्चन पूछा जाए। तो याद रखना है अच्छे तरीके से, टाइप 1 टाइप 2 एरर रिवाइज कर लेना है। तो याद रखना है, रिजेक्ट करते हैं जब हम हाइपोथेसिस को, जब वो ट्रू होती है। ओके, ट्रू होने पर भी हमने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया तो वो टाइप 1 एरर होती है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल डिजाइन करा है, ये टेबल है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से इस टेबल को याद करना है। सिंपल वे में मैंने आपको बताया है, एच नॉट जिसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस ट्रू है, फिर भी आप क्या कर रहे हो, उसको रिजेक्ट कर दे रहे हो। तो इस केस में वो कौन सा एरर हो गया, टाइप 1 एरर। और आपकी नल हाइपोथेसिस क्या है, यहाँ पर फॉल्स है। फॉल्स होने पर भी आप उसे क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर ले रहे हो। तो ये कौन सा एरर हो गया, टाइप 2 एरर। तो याद रखना है, टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट करता है और टाइप 2 एरर जो है ये बीटा से डिनोट करा जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अब एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइपोथेसिस जो है आपकी हाइपोथेसिस ट्रू है, नल हाइपोथेसिस आपकी ट्रू है, फिर भी आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तब ये डिसीजन क्या होगा, आपका करेक्ट डिसीजन होगा। तो ये क्वेश्चन भी आता है। अब जैसे नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है, फॉल्स होने पर आप क्या करोगे, उसे रिजेक्ट कर लेंगे आपने। ओके, तो रिजेक्ट कर लिया तो आपका डिसीजन यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट डिसीजन हो गया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो ये टेबल को आपको अच्छी तरीके से याद रख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। कंपलसरी एक क्वेश्चन आता है, यानी कंपलसरी यहाँ पर आपके 3 मार्क्स फिक्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ये देख लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फीचर्स ऑफ हाइपोथेसिस इज। तो हाइपोथेसिस के फीचर्स, क्वालिटी क्या होना चाहिए, हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए जिसे हम टेस्ट कर सके। आपकी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जो टेस्टेबल हो। ओके, टेस्टेबिलिटी हो, जिसको हम टेस्ट कर सके। ओके, जैसे मान लीजिए आप किसी डिसीज पर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, किसी फेनोमेना पर स्टडी कर रहे हैं, लेकिन
अगर आप ये स्टडी कर रहे हैं कि किसी पर्सन के डेथ के बाद उसके साथ क्या होता है, किसी पर्सन के डेथ के बाद उसकी बॉडी उसके मरने के बाद कैसा क्या होता है उसके साथ, तो इस पर आप कोई भी रिसर्च नहीं कर पाता, तो ऐसा आपका टॉपिक नहीं होना चाहिए, ऐसे आपके हाइपोथेसिस नहीं होना चाहिए जिसको आप टेस्ट ही ना कर सको। तो आपके हाइपोथेसिस ऐसे होनी चाहिए जो टेस्टेबल होना चाहिए, जिसे हम टेस्टेबिलिटी कहते हैं। देन इनसफिशिएंसी यानी कमी, किसी चीज में कमी हो, तो ऐसे भी चीज पर आप हाइपोथेसिस के ये भी फीचर नहीं है। इलॉजिकल यानी उसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि डेथ के बाद किसी पर्सन के साथ क्या हो रहा है, तो उसमें फाइंड आउट करने के लिए कोई लॉजिक नहीं है। तो ऐसे कोई चीज जिसमें कोई लॉजिक नहीं हो तो ये हाइपोथेसिस के फीचर नहीं होते। इसी के तरीके से कॉम्प्लिकेशन, याद रखिएगा हाइपोथेसिस कभी भी आपकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होनी चाहिए जी। ओके, तो आपकी हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसे आप टेस्ट कर सको, तो यहाँ पर आपका टेस्टेबिलिटी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। अगेन ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च क्या होता है, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो जैसे कि 2021 में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है रिसर्च के लिए, और 2022 में ऐसा पूछा गया था जब भी आप रिसर्च करते हो तो आप सबसे पहले क्या परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का स्टाइल चेंज करा जाता है, क्वेश्चन सेम होता है, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है 2021 में अब हमने अभी जैसे कि मैं आपको फर्स्ट 20 क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, सो फर्स्ट 20 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चंस 2 एमसीक्यूज ऐसे थे अभी तक जो रिपीट हुए हैं, यानी 6 मार्क्स आपके फिक्स है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे तरीके से सॉल्व कर जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट है सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस बाय, तो सैम्पलिंग एरर को आप किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं ये हमें बताना है। तो याद रखना है जितना ज्यादा आप सैंपल साइज लोगे उतना कम आपका सैम्पलिंग एरर, यानी उतना कम सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो इंक्रीजिंग सैंपल साइज, जितना ज्यादा आप सैंपल साइज को इंक्रीज करोगे उतना आपका सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो जाएगा। तो इसमें ये रिलेशन होता है कि सैम्पलिंग एरर जो होता है आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सैंपल साइज के लिए। ठीक है, यानी आप जितना ज्यादा सैंपल साइज करो रखोगे आपकी, उतना कम आपके सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस है। अगर आप जितना ज्यादा सैंपल साइज लोगे तो यहां पर मैं आपको बता दूं उतना कम, हाँ सॉरी, जितना ज्यादा आप सैंपल साइज लोगे और उतना यहाँ पर क्या हो, सॉरी जितना कम आप सैंपल साइज लोगे उतना ज्यादा आपका सैम्पलिंग एरर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या पूछ रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज रिलेटेड टू, सॉरी एम्पायरिकल रिसर्च इज रिलेटेड टू। तो एम्पायरिकल रिसर्च क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। तो याद रखना है जब भी एम्पायरिकल रिसर्च आता है, मैंने आपको इसके पहले भी कई सेशन में बताया है, जब भी एम्पायरिकल रिसर्च आता है तो आपके माइंड में सिर्फ 2 ही वर्ड आने चाहिए, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो जब भी आप एम्पायरिकल रिसर्च करते हो तो वो आपके ऑब्जर्वेशंस, आपके एक्सपीरियंस पर बेस्ड रिसर्च होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर वन कंसिडर एज क्रिटिकल इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सी कंडीशन आप बताओगे, क्वालिटेटिव फीचर, क्वालिटेटिव रिसर्च का कौन सा फीचर आप ऐसा है यहाँ पर जो आप कंसिडर करोगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च होते क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च में बेसिकली हम क्या करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वालिटेटिव रिसर्च में पहले आप डेटा कलेक्ट करते हो। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा हर जगह से डेटा कलेक्ट करोगे। जैसे मान लीजिए आप किसी डिसीज पर आप स्टडी कर रहे हैं, डायबिटीज पर आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों को, अलग अलग एरिया से अलग अलग पेशेंट्स को आप पहले उनको ऑब्जर्व करोगे, फिर उनसे डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा। डेटा को आप एक जगह इमर्ज करोगे। ठीक है, फिर उससे आप क्या बनाते हो, उससे आप एक थ्योरी बनाते हो। ठीक है, तो याद रखना है आपने क्या करा, डेटा बनाया और डेटा से एक थ्योरी निकाला, यानी बॉटम से आपको कोई एविडेंस मिलता है। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर आपका जैसा आप देख रहे हो ऑप्शन नंबर 3 राइट होता है, कलेक्टिंग डेटा विद बॉटम ऑफ एम्पायरिकल एविडेंस, यानी आप डेटा, आप एविडेंस जमा करते हो, डेटा बहुत ज़्यादा जमा करते हो, उसको आप ऑब्जर्व करते हो,
उसमें आप आपके एक्सपीरियंस का भी यूज़ करते हैं डॉक्टर्स अपने, जैसे मैंने आपको डायबिटीज़ का एग्जांपल दिया तो उसमें डॉक्टर अपने ऑब्जर्वेशंस अपने एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं, उसके बेसिस पर एक थ्योरी डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन इसमें से जितने क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक सॉल्व कराया मेजरली हमारे रिवीजन पैकेज में सारे क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछ रहा है कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप कौन सी हाइपोथेसिस को बेसिकली टेस्ट करते हैं, क्या आप ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं या फिर नल हाइपोथेसिस को। याद रखना है रिसर्चर हमेशा नल हाइपोथेसिस को ही अपने रिसर्च में टेस्ट करते हैं, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब याद रखना है आपको, रिसर्चर सिर्फ और सिर्फ नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं अपने रिसर्च में, और जब भी नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं रिसर्चर ये कोशिश करते हैं कि वो जितना ज़्यादा हो सके अपनी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को मेजरली रिसर्चर एक्सेप्ट करते हैं, ये आपको बात पता होना चाहिए। जब मैंने ये आपको जितने बार मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया उतनी बार ये मैंने आपको फैक्ट बताया है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि नल हाइपोथेसिस कहती है कि कोई रिलेशन नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो रिसर्चर ऐसे थोड़ी ना अपनी थ्योरी ऐसी थोड़ी ना बताएंगे कि कोई रिलेशन नहीं वेरिएबल्स के बीच में, कुछ ना कुछ रिलेशन उनको बताना है। तो इसीलिए रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और इसी को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। और अल्टरनेटिव को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं अपने रिसर्च में, ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने के चांस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 13, if there is a uniform variation in the ratio of two variable then regression would be। so यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि दो रेशो है, दो वेरिएबल है और उनके रेशो में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, यूनिफॉर्म है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब जैसे मैंने देखा कि दो वेरिएबल से किसी दो वेरिएबल पर मैं स्टडी परफॉर्म कर रही हूँ, ओके। मैं देख रही हूँ अगर मैं टेम्परेचर राइज कर रही हूँ तो क्या कुछ वाटर में चेंजेस आ रहे या फिर नहीं, ओके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आप टेम्परेचर राइज करने से मतलब कुछ चेंजेस नहीं आ रहे, जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है एक पॉइंट पर हम रुक गए और दोनों वेरिएबल जो है यूनिफॉर्म है, जिसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, दोनों भी सेम है। जब भी कोई चीज़ यूनिफॉर्म होती है यानी एक पॉइंट पर एक चीज़ आकर यूनिफॉर्म हो जाती है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन एग्जामिनर ने इससे बताया है कि अगर जिस भी स्टूडेंट्स ने इसे अटेम्प्ट करा है तो उनको फुल मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर जहां तक कि मुझे लग रहा है कि लीनियर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होना चाहिए। फिर भी आप देख लीजिए एक बारी, और आपको कुछ लगता है इस क्वेश्चन में डाउट तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और आप आपके ओपिनियंस बता सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर ऑप्शन हमें रॉन्ग दिए गए। तो मुझे तो यहाँ पर लीनियर राइट आंसर लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is one of the types of validity in encountered in research design and methodology। so यहाँ पर हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं और हमें बताना है कि वैलिडिटी का कौन सा टाइप है। तो वैलिडिटी क्या होता है आपको पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। वैलिडिटी मतलब ऐसी चीज जिसे हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, और वो करेक्ट और एक्चुअल मेजर दे रही है, जो ट्रू मेजर दे रही है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था एग्जांपल, अब मान लीजिए आप वेइंग मशीन से आप वेट कर रहे हो, आपका वेट एक्चुअल 60 kg है और जो आप वेइंग मशीन पर वेट कर रहे हो आपका करेक्ट 60 kg वो वेइंग मशीन वेट बता रही है। तो यहाँ पर ये जो वेइंग मशीन है ये क्या है, ये वैलिड है। तो इसी तरीके से वैलिडिटी का जो टाइप होता है, जो हमें वैलिडिटी बताता है रिसर्च डिजाइन और मेथोडोलॉजी में, वो होता है स्टैटिस्टिकल वैलिड, क्योंकि आप स्टैटिस्टिकल वेज का यूज करते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स का आप यूज करते हो और उसके थ्रू आप वैलिड है या नहीं वो टूल ये बताते हो आप। तो इसलिए यहाँ पर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केयर लिस्ट ऑफ जर्नल्स द केयर स्टैंड्स फॉर। सो यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है केयर लिस्ट ऑफ जर्नल, केयर लिस्ट ऑफ जर्नल में केयर का फुल फॉर्म क्या होता है। सो मैं आपको बता दूं केयर लिस्ट ऑफ जर्नल ये होता क्या है। केयर लिस्ट ऑफ जर्नल्स में मतलब इसका बेसिकली जो अगर आप शॉर्ट में मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है कि ये जर्नल की क्वालिटी बताता है। आपको ये याद रखना है केयर लिस्ट ऑफ जर्नल क्या होती है, जो जर्नल्स की क्वालिटी को बताए कि वो जर्नल की क्वालिटी कैसी है।
बेसिकली ये बताए किसी भी जर्नल की अगर क्वालिटी आपको देखना है तो केयर लिस्ट ऑफ जर्नल्स में आप उस जर्नल की क्वालिटी देख सकते हो। और केयर का यहाँ पर फुल फॉर्म है कॉन्सोर्टियम ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च एथिक्स, जिसमें रिसर्च एथिक्स के बारे में बताया जाता है। रिसर्च कौन से किस तरीके से आपको रिसर्च करना चाहिए, रिसर्च एथिक्स, ट्रू रिसर्च एथिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हमें दो स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए हमें बता रहा है द स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंक्वायरी इज यूजुअली क्लासिफाइड एज क्वालिटेटिव रिसर्च। नो, कोई भी चीज अगर स्ट्रक्चर है तो वो कौन सी रिसर्च हो जाएगी, क्वांटिटेटिव, नॉट क्वालिटेटिव। जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है आपकी, क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा अनस्ट्रक्चर होती है, ये आपको याद रखना है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च स्ट्रक्चर होती है। तो स्टेटमेंट ए यहाँ पर इनकरेक्ट दिया गया है। उसी तरीके से स्टेटमेंट बी, इन दिस स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एवरीथिंग दैट फॉर्म्स द रिसर्च प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव, डिजाइन, सैम्पल्स एंड द क्वेश्चंस दैट अ रिसर्चर प्लान्स टू आस्क रिस्पोंडेंट्स इज नॉट प्रीडिटरमाइंड। ओके, तो यहाँ पर हमें बता रहा है कि जो स्ट्रक्चर अप्रोच होती है उसमें आप जो भी चीज करने वाले, यानी रिसर्चर के जो प्लान्स होते हैं, किस तरीके से रिसर्च डिजाइन बनाएंगे, किस तरीके से सैंपल्स को लेंगे, किस तरीके से वो अपने रिस्पोंडेंट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। तो अगर ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है तो सारी चीजें पहले से प्री डिटरमाइंड होती है, यानी सारी चीजें पहले से ही प्लानिंग होती है। अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच कह रहा है तो यहाँ पर प्री डिटरमाइंड होना चाहिए, नॉट का यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई अनस्ट्रक्चर अप्रोच होती है तो वो नॉट प्री डिटरमाइंड होती है। अगर स्ट्रक्चर अप्रोच है तो ये यहाँ पर पहले से सारी चीजें आप प्लानिंग कर लेते हो। तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट बी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर दोनों भी जो स्टेटमेंट्स आपको दिया गया है ये इनकरेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इजिली यहाँ पर आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। यानी दोनों भी जो आपको स्टेटमेंट्स दिए गए थे ये असत्य है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज इन, कंट्रोल ग्रुप ये एक ऐसा टर्म है जो कौन सी रिसर्च में यूज करा जाता है, हमें ये बताना है। तो अगेन कंट्रोल ग्रुप ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट होता है। कंट्रोल ग्रुप क्या होता है मैं आपको शॉर्ट में बता दूं। कंट्रोल ग्रुप अब बेसिकली क्या करते हो पहले आपको पता होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का हमारा एम ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का हम इफेक्ट देखते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर वो कैसा इफेक्ट बता रहा है। अब हमारी स्टडी में कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाते हैं जो हमारी स्टडी का पार्ट जो है वो नहीं होते हैं, स्टडी का पार्ट नहीं होते, फिर भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, A hypothesis must not be feasible। अगेन हमें स्टेटमेंट वाला दिया गया है कि एक स्टेटमेंट दिया गया है उसका रीजन बताया गया है। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट जनरली ट्रू होता है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स। ऐसा रीजनिंग वाला क्वेश्चन है तो आपको याद होना चाहिए जो हमें एक्सप्लेनेशन ए दिया गया है फिर उसका रीजन बताया जाता है। तो स्टेटमेंट ए क्या दिया गया है हमें, हाइपोथेसिस मस्ट नॉट बी फैल्सिएबल, फैल्सिफिएबल का मीनिंग क्या होता है, जो रॉन्ग प्रूवन होता है, याद रखना है आपको, रॉन्ग प्रूवन। तो आपको यहाँ पर वर्ड्स की मीनिंग भी पता होना चाहिए, ठीक है। हाइपोथेसिस मस्ट नॉट बी फैल्सिफिएबल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आप रिसर्चर है, आप कुछ रिसर्च कर रहे हो तो हो सकता है आप जो हाइपोथेसिस का प्रूफ कर रहे हो आपने रॉन्ग प्रूफ कर दिया, ये भी होता है, कई रिसर्च में ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट दिया गया है। उसका रीजन क्या बताया गया, इफ द हाइपोथेसिस इज फैल्सिएबल, यानी हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूवन है, रॉन्ग प्रूफ करी गई है हाइपोथेसिस, देन साइंस कैन नॉट बी यूज्ड टू टेस्ट हाइपोथेसिस। ऐसा नहीं है अगर आपने हाइपोथेसिस रॉन्ग प्रूफ कर दिया तो आप साइंस का यूज नहीं करोगे क्या किसी भी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, ऑब्वियसली इनकरेक्ट है, ठीक है। आपने मान लीजिए अपने इनकरेक्ट भी प्रूफ कर दिया, आपने रॉन्ग भी प्रूफ कर दिया हाइपोथेसिस को, तो आप क्या करोगे, साइंस का आप यूज कर सकते हो, ओके। ये जरूरी नहीं कि आप साइंस का यूज करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये आपका जो स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है और ये जो रीजन दिया गया है ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका बोथ द स्टेटमेंट्स, मतलब
जो स्टेटमेंट ए और रीजन दिया गया था आपको आर, ये दोनों भी फॉल्स है, ठीक है। नेक्स्ट, टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड अ क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही आपको यहाँ पर रॉन्ग दिया गया। टू टेस्ट व्हाट, ओके, टू टेस्ट व्हाट, हमें ये नहीं यहाँ पर बताया गया कि क्या टेस्ट करने के लिए, कि हमें क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस का यूज नहीं करना चाहिए, क्या टेस्ट करने के लिए। टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पर वर्ड कुछ मिसिंग है, कुछ टेस्ट करने के लिए। टू टेस्ट वॉट, ओके, तो यहाँ पर टेस्ट के बाद कुछ वर्ड मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया टेस्ट करने के लिए आप कौन सा वेरिएबल, कौन सा ऑप्शन चूज नहीं करेंगे क्वालिटेटिव हाइपोथेसिस में। तो क्या टेस्ट करना है वही हमें नहीं बताया गया है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन ही यहाँ पर इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको अगेन फुल मार्क्स दिया जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, तो लास्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। सो फंडामेंटल रिसर्च किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, हमें ये बताना है। अगेन 2021 यानी इस सेशन में 2021 के पेपर में, 2022 के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। अभी तक जैसा हमने सॉल्व कर लिया 20 मैंने यहाँ पर आपको एमसीक्यू सॉल्व करवाया, जिसमें 3 जो एमसीक्यूज है रिपीटेड है। 3 अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो यहाँ पर आपके 9 मार्क्स आप देखते हो, 9 मार्क्स तो आपके फिक्स है। तो इसी तरीके से आपके मार्क्स यहीं पर फिक्स हो जाते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो, हमारे पैकेज से क्वेश्चंस को रीड करते हो। क्योंकि अभी तक अगर मैंने 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया, जिसमें मैं कह सकती हूँ 18 एमसीक्यूज जो है हमारे इसी कंटेंट के हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। फंडामेंटल रिसर्च क्या रिफ्लेक्ट करता है? फंडामेंटल रिसर्च रिसर्चर क्यों बनाते हैं कि वो एक्सपांड कर सके न्यू प्रिंसिपल्स को, न्यू नॉलेज, ठीक है, न्यू नॉलेज, न्यू इंफॉर्मेशन, और याद रखिएगा एक और वर्ड होता है क्यूरियोसिटी, ठीक है। क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए भी रिसर्चर फंडामेंटल रिसर्च का यूज करते हैं, और फंडामेंटल रिसर्च भी ये रिफ्लेक्ट करती है कि किसी न्यू नॉलेज को एक्सपांड करे, किसी ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज है तो नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए फंडामेंटल रिसर्च का यूज करा जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 20 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिया। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जिसमें से 3 एमसीक्यूज रिपीटेड है, यानी 2021 में जो पूछा गया था सेम 3 क्वेश्चन 2022 में आपको पूछा गया। जैसे कि मैंने कल और परसों के सेशन में 2022 का पूरा आपको पेपर सोल्यूशन बता दिया था। तो 3 क्वेश्चन रिपीटेड है जिसमें 9 मार्क्स है। जैसे मान लीजिए हमारे जो आपको हम रिविजन पैकेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम चलते हैं रिवीजन पैकेज। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे रिवीजन पैकेज जो मैंने आपको बताया, तो यहाँ से अगर आप हमारे इस पीडीएफ को देखते हो तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। यहाँ पर 2016 से जो अभी तक जो सारे क्वेश्चंस है ये इन्वॉल्व है। तो अगर कंटिन्यूसली 2021 और 2022 के पेपर में 3 क्वेश्चन रिपीट है सिर्फ स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चंस में, तो आप मान सकते हैं 2016 से 2020 क्वेश्चन में एटलीस्ट 10 ऐसे एमसीक्यूज होंगे जो कि रिपीटेड होंगे। अगर 10 एमसीक्यूज रिपीटेड है यानी आपके 30 मार्क्स कंफर्म हो जाते हैं। तो आपको ये इस तरीके से स्ट्रेटजीज यूज करना है कि हम किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज, कौन से वे में, कौन सा हम कैसा आप स्टडी करो, कैसा आप आपके ब्रेन को कम से कम टाइम में आप ब्रेन को कैसे आप मैसेज दे सकते हो, किस तरीके से हमें स्टडी करना है। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटेजी होती है, आपको ये परफॉर्म करना है। प्रीवियस ईयर ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करना है आपको। इस पीडीएफ के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा करके मैं आपको कहूंगी कि इसे सॉल्व करिए आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, अच्छी तरीके से रिवीजन पैकेज का यूज करिए। और हमारे बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स थे, उनका 90% हमारा सक्सेस रेट था। 90% 90 to 95% स्टूडेंट्स ने BHU रीट के PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन या रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाया हमारे इस रिवीजन पैकेज से। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, अभी भी आप रिवीजन पैकेज का यूज कर आपके प्रिपरेशन, आपके मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हो, इस एंट्रेंस टेस्ट को आप क्वालिफाई कर पाओगे। तो जल्द से जल्द आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना है। याद रखना है बहुत कम डेज है और 5 डेज में ही आप प्रिपरेशन कर पाओगे रिवीजन पैकेज के लिए। तो आई होप कि आपके 2021 पेपर के जो मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया 20 एमसीक्यूज, वो सारे आपके एमसीक्यूज जो है आपको समझ में आ गए होंगे। जो इस क्वेश्चन में आपको डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे फ्रेंकली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड आई होप your preparation is going well, and thank you for watching this video.